नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों में रफ्तार बनी हुई है, लेकिन रफ्तार बनी हुई है मिड कैप में और स्मॉल कैप में। इंडेक्स हालांकि बिल्कुल फ्लैट आपको दिखाई पड़ेगा, 7 अंकों के आसपास ही गिरावट है, फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज हो रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी तेजी में है और 8वां सत्र जो कि तेजी के साथ कामकाज होता दिखाई पड़ रहा है। नए रिकॉर्ड स्तरों पर मिड कैप इंडेक्स 40, 362, 363 के जोन्स में भी कामकाज करता हुआ स्मॉल कैप इंडेक्स भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इसीलिए आपको फ्रंट लाइन इंडेक्स में भले फ्लैट कामकाज दिखाई पड़ेगा, लेकिन एडवांस डिक्लाइन लगातार 8वां दिन जबकि तेजी में कामकाज करता हुआ आपको दिख रहा होगा। करीब करीब 1800 शेयर तेजी में है, 1080, 1100 शेयर मोरलेस जो कि लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं। शुरुआती कारोबार में एक डिप जरूर आया था मिड कैप में, लेकिन फिर भी एडवांस डिक्लाइन इंटैक्ट हरे निशान में ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस हफ्ते हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्वाति होटकर के साथ, आशीष कयाल और जतिन गेडिया ये हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन ये कंट्रीब्यूटर जहां पर फार्मा, बैंक्स और रिलायंस कुछ हद तक पार्टिसिपेट कर रहा है। आईटी कल की तेजी हुआ थोड़ा सा ब्रीदर आज के सत्र में आपको लेता हुआ दिखाई पड़ेगा। स्वाति होटकर, आशीष कयाल और जतिन गेडिया हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे हफ्ते, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं और उनकी पोजीशंस के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। रिटर्न आपकी स्क्रीन पर है। स्वाति होटकर 15%, आशीष कयाल करीब 5.5% और जतिन गेडिया 7.5% का रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से आ रहा है। इनकी टॉप कॉल्स भी आप स्क्रीन पर देखेंगे, जहां पर जीएसडब्ल्यू एनर्जी ऐसी जो कॉल्स थी वो दी गई थी खिलाड़ियों की तरफ से और उनकी एक अच्छे रिटर्न उनकी तरफ से जनरेट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तीनों खिलाड़ियों के जो टॉप कॉल्स हैं वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्वाति की तरफ से जीएसडब्ल्यू एनर्जी 5% का पॉजिटिव रिटर्न, आदित्य बिरला फैशन दिया था आशीष ने करीब 4% का रिटर्न और करूर व्यासा बैंक करीब 4% रिटर्न जतिन गेडिया की तरफ से यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। पहले मार्केट्स को लेकर एक व्यू लेते हैं। स्वाति जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले मार्केट्स पे आपका एक व्यू चाहूंगा, किस तरह से आप देख रहे हो मार्केट्स की प्रेजेंट पोजीशनिंग को और क्या करना चाहिए इंडेक्स में, क्योंकि जो 19,600 का हर्डल था एटलीस्ट उसके ऊपर इंडिसेस पहुंचा एक बारी को, क्या करना चाहिए बाजार में? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि इंडेक्स ने 19,600 टेस्ट तो किया है, बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो सस्टेन होना काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अभी फिलहाल तो साइडवेज मोमेंटम में है, कोई मेजर सेल ऑफ तो नजर नहीं आ रहा है, हमें स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम नजर आ रही है। अगर मार्केट ब्रेथ की बात करूँ तो ऑलमोस्ट टग ऑफ वॉर ही चल रहा है, बुल्स एंड बेयर में 2:1 का रेशियो है ऑलमोस्ट। ओवरऑल सेटअप स्ट्रॉन्ग है। ऊपर नीचे में 50 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट काफी स्ट्रांगली ले रही है निफ्टी, जो कि 19,480 के आसपास है। तो जब तक वो होल्ड है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तब तक हम उम्मीद रख सकते हैं कि वापस एक पुल बैक रैली हमें नजर आएंगी। तो मेजर कोई ट्रेंड चेंज नहीं है, ट्रेंड पॉजिटिव ही अभी भी बरकरार है। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा, यही मेरी राय होगी। जैसे ही 19,600 लेवल्स ऑन क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट देता है, तो हमें ऊपर में एटलीस्ट मिनिमम 200 पॉइंट्स की रैली देखने मिल सकती है, जो कि इंडेक्स को लेके सकते हैं 90,800। तो ओवरऑल व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। अगर कोई कॉल्स ले रहे हो तो स्टॉप लॉस के साथ खेलिएगा, यही मेरी राय होगी। क्लोज स्टॉप लॉस और पोजीशंस को आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर बना कर रखेंगे, लेकिन लॉन्ग साइड पे बायस रहेगा। जतिन सर, आपका भी यही व्यू है, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में कामकाज कर रही है अभी। आप ब्रॉडर मार्केट्स फ्लैट है, मिड कैप स्मॉल कैप तेजी में है, आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? तो डेफिनेटली आपने सही बोला कि जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है वो अभी भी जारी है। हमें लगता है कि इंडेक्स एक क्रूशियल लेवल के आसपास आ गया है, इसके लिए वहां पे एक थोड़ा रेजिस्टेंस के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। मेरे को लगता है कि ये बहुत ही बुलिश साइन है, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास आके अगर जो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और तो मेरे को लगता है कि जो सेलिंग प्रेशर है वो ऑब्जर्व हो रहा है। अगर जो एक साफ सेलिंग प्रेशर देखने मिलता तो एक रेजिस्टेंस बन जाता, लेकिन मेरे को लगता है कि रेजिस्टेंस के पास आके कंसोलिडेट करे तो एक बुलिश साइन के तौर पे मैं लेना चाहूंगा। और मेरे को लगता है आज नहीं तो कल के ट्रेडिंग सेशन में डेफिनेटली एक ऊपर की तरफ हमें रैली देखने जरूर मिलेगी, फ्रंटलाइन स्टॉक्स में भी और इंडेक्स में। Okay, तो मिड कैप की 22 तेज है और फ्रंट लाइन इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट है। आशीष सर, निफ्टी बैंक का पार्टिसिपेशन आज तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बहुत डैमेज भी नहीं दे रहा है मार्केट्स को पिछले 2 दिनों से। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? देखिए, जो मोमेंटम है वो निफ्टी बैंक में अभी फिलहाल के लिए कम है और निफ्टी में बेटर है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ से एक पॉजिटिव रुझान निफ्टी बैंक में भी अच्छा मोमेंटम बन सकता है। अगर ये 44,600 का जो आंकड़ा है बैंक निफ्टी अगर पार कर जाता है तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा हमें, करीबन 45,200 के लेवल्स तक। तो ओवरऑल ट्रेंड तो बाय में है। आज के दिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन लग रहा है, लेकिन निफ्टी पे अगर आप ध्यान दें तो बहुत समय के बाद में इसने प्रायर वीकली कैंडल का हाई निकाला है और सस्टेन कर रहा है। तो ओवरऑल रुझान जो है वो बाय में है
और हम देख सकते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में वैसे भी काफी पार्टिसिपेशन मिल रहा है, तो ओवरऑल ब्रेथ भी हेल्दी है। तो बाय ऑन डिप्स की राय होगी। और बैंक निफ्टी में भी यहाँ से अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है ऊपर में करीबन 44,600 के ऊपर, तो लॉन्ग किया जा सकता है। तो ब्रेकआउट मिले 44,600 के अराउंड, तो आप एक बार को निफ्टी बैंक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए अब पोर्टफोलियोज की शुरुआत करते हैं। पहले विनिंग पोर्टफोलियो आएगा आपकी स्क्रीन पर, स्वाति मैम का करीब 15% का रिटर्न है। और कौन कौन से स्टॉक्स उन्होंने पिक किए हैं वो आप देख सकते हो। JSW एनर्जी जहाँ पे वो प्रॉफिट्स बुक कर चुकी हैं, निपॉन लाइफ उनका होल्ड है और बायोकॉन उनका होल्ड है। तो एक कॉल का स्कोप स्वाति मैम के पास बचता है। स्वाति मैम आपकी तरफ से पहली कॉल। यस, पहला कॉल मैं बाय कॉल देना चाहूंगी जो है कि KRBL पे। ये पर्टिकुलर काउंटर अभी हम देख रहे हैं कि 409 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये है कि वीकली चार्ट पे उसने एक लाइन चार्ट में कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना है। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग द ब्रेकआउट। एक्चुअली 413 का ब्रेकआउट है, तो मैं प्रेम कर रही हूँ कि ये ब्रेकआउट इसमें काफी स्ट्रांगली हमें देखने मिल सकता है। ऊपर में 435 के लेवल्स में देखती हूँ अपसाइड में मोमेंटम में। तो करंट लेवल्स पे आप बाई कीजिएगा KRBL with a strict stop loss of 397 का for a target of 435 levels। 435 का टारगेट और 397 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर खुशी राम बिहारी लाल यानी KRBL के अंदर आप दाव लगा सकते हैं 435 रुपए के टारगेट्स के लिए। इसके अलावा आप जतिन सर का पोर्टफोलियो भी लेकर आइए, किस तरह की कॉल्स का स्कोप उनके पास बचता है और कौन कौन सी कॉल्स उन्होंने दी हैं। करीब 7-7.5% का रिटर्न है। करूर व्यासा बैंक जहाँ पे वो प्रॉफिट्स बुक कर चुके हैं। एस्ट्रेडियम उनका होल्ड है और मैक्रोटेक डेवलपर्स, लोधा डेवलपर्स होल्ड है। तो एक कॉल का स्कोप जतिन सर के पास भी है। जतिन सर आपकी तरफ से पहली कॉल। मैं IGL में एक बाय कॉल देना चाहूंगा। 3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद फिर से आज उसने एक अपसाइड की तरफ रैली स्टार्ट की है। तो हमें लगता है कि ये जो मोमेंटम है अराउंड 510 तक का अपसाइड पोटेंशियल इसमें लग रहा है। तो मैं 459 के स्टॉप लॉस से IGL में बाय करना चाहूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 500। सो के टारगेट्स के लिए इंद्रप्रस्थ गैस, इस पे आप लॉन्ग जा सकते हैं। ऑलमोस्ट हाई के आसपास है, 2-2.25% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। 469 के स्तरों पर अभी कामकाज कर रहा है। आशीष सर का पोर्टफोलियो लेकर आइए। तो आशीष सर के पास करीब 2 कॉल का स्कोप है। 5.5% का रिटर्न उनके पोर्टफोलियो में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उनके एग्जिस्टिंग कॉल्स में से उन्होंने क्रिसल से एग्जिट कर लिया और आदित्य बिरला फैशन बढ़िया कॉल थी, यहाँ पर भी वो एग्जिट कर गए, प्रॉफिट्स बुक कर चुके हैं। तो आशीष सर 2 कॉल है। पहला कॉल आपकी तरफ से। देखिए, जो मैं कॉल अभी जोड़ना चाहूंगा वो है एफले इंडिया में। यहाँ पर एक काफी अच्छा रुझान देखा गया है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट भी आया है और यहाँ पर लगता है कि ये वापस से 52 वीक हाई टच कर सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड जो है एफले इंडिया का पॉजिटिव है। लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। टारगेट है 1240 का और स्टॉप लॉस लगाना होगा 1095 का। 1095 का स्टॉप लॉस और 1240 के बड़े टारगेट्स के लिए आप एफल इंडिया को देख सकते हैं, जो कि आशीष सर की पहली कॉल है। आशीष सर दूसरी कॉल। दूसरी कॉल मैं फिलहाल थोड़ा वेट कर रहा हूँ। मार्केट में देखते हैं 19,600 पे काफी हाई ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है निफ्टी के ऊपर। तो थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर वापस से जो कॉल अनवाइंडिंग हो सकती है कि नहीं, क्योंकि राइटिंग काफी स्ट्रांग है। तो अगर मार्केट में दबाव बनेगा तो सेकंड हाफ में बाइंग अपॉर्चुनिटी बेटर मिलेगी बाय ऑन डिप्स के हिसाब से। तो वेट करके देना चाहूंगा। तो वेट करके सेकेंड हाफ का, उसके बाद आप ये कॉल देंगे। तो आशीष सर से हम सेकेंड हाफ में दूसरी कॉल लेंगे। चलिए आगे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अपकमिंग IPO या फिर ऑनगोइंग IPO जुपिटर हॉस्पिटल के CEO अंकित ठक्कर सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ वो मौजूद हैं। तो अंकित सर पहले तो स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अंकित सर से बातचीत करने से पहले कुछ IPO की बेसिक डिटेल्स जो है वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, जिसके ऊपर हम आगे फिर चर्चा करेंगे। पहले IPO का साइज करीब 542 करोड़, क्योंकि वो फंड रेज किया गया है एंकर इन्वेस्टर से, इसकी वजह से। ये प्राइस बैंड है 695 से 735 रुपये। 8 सितंबर को ये IPO बंद होगा, आज से खुला है। फेस वैल्यू 10 और लॉट साइज 20 का। कंपनी हॉस्पिटल बिजनेस के अंदर है और एक अच्छा प्रोमिनेंट नाम है वेस्टर्न मार्केट्स के अंदर, और स्पेशली थाने वाला हॉस्पिटल जहां पर करीब 50-55% के आसपास के रेवेन्यूज वहां से आते हैं। तो अंकित सर शुरुआत बिजनेस के एक्सपेंशन के साथ ही, क्योंकि आप मेजरली इंदौर, पुणे एंड मुंबई 3 जो एरियाज हैं वहाँ पे हॉस्पिटल्स को केटर करते हो। वेस्टर्न मार्केट को आपका मेजर थ्रस्ट है। सो किस तरह का कामकाज है, क्या डिटेल्स हैं, आप जो रकम जुटा रहे हो उसका इस्तेमाल, क्योंकि OFS और फ्रेश इशू भी है, तो कैसे इसका इस्तेमाल करोगे गोइंग फॉरवर्ड, क्या डिटेल्स हैं? थैंक यू। तो हम अब जैसे आपने बताया 3 हॉस्पिटल चला रहे हैं, थाना, पूना और इंदौर में। और एक्सपेंशन के लिए हमारा चौथा हॉस्पिटल जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है।
मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया के डोंबिवली क्षेत्र में हम 500 बेड का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारा ग्रोथ प्लान रहेगा। आईपीओ में से 542 करोड़ का जो फ्रेश इशू हो रहा है उससे उसका प्रीडोमिनेंट यूजेज होगा डेट रीपेमेंट के लिए। मतलब आईपीओ के बाद हम पूरी तरीके से डेट फ्री हो जाएंगे। बाकी जो थोड़ा पैसा बचेगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज़ होगा। ओएफएस जो है उसमें नोटेबली हमारे कंपनी में कोई प्राइवेट इक्विटी नहीं है और प्रमोटर भी जो हैं एक भी शेयर बेच नहीं रहे हैं। सो दैट इज़ दी ओएफएस डिटेल। ओके, तो आप जो आईपीओ लेकर आ रहे हो इसके बाद मैं मान के चलूँ कंपनी पूरी तरह डेट फ्री हो जाएगी? बिल्कुल। ओके, सेकंड पार्ट, अभी जो एवरेज, क्योंकि हॉस्पिटल है तो सबसे पहली चीज़ यही पूछनी पड़ती है कि एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड कितना है आपका एग्जिस्टिंग थाने एरिया का या बाकी इंदौर और पुणे का भी, और ओवरऑल भी, और प्लस ऑक्यूपेंसीज कितनी है ओवरऑल? जी, सो थाने की जो है वो हमारी सबसे पुरानी अस्पताल है, 15 साल से अधिक हो गए हैं उसको। उसका ऑक्यूपेंसी 70% से ज़्यादा है और एवरेज रेवेन्यूज़ अराउंड 56,000 के करीब हैं। पुणे को 5-6 साल हो गए, उसकी ऑक्यूपेंसी लास्ट ईयर तो 67% के पास थी, लेकिन उसमें थोड़ा ब्राउनफील्ड कैपेसिटी एडिशन का स्कोप था तो हमने कुछ बेड बढ़ाए हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेंडेड बेस अब करंट ऑक्यूपेंसीज जो हैं वो मिड 50% के आसपास हैं। और इंदौर की हॉस्पिटल काफ़ी नई है, उसको केवल 2 साल हुए हैं। 431 बेड की कैपेसिटी है, उसमें से हम सिर्फ 231 बेड चला रहे हैं। तो ये 231 बेड में करीब 40% की ऑक्यूपेंसी करंटली चल रही है। अंकित सर, जब मैं आईपीओ के नोट पढ़ रहा था तो उसमें एक चीज़ को कई बार लोगों ने मेंशन किया कि थाने बिजनेस पे कंपनी का मेजर डिपेंडेंस है, 54% का रेवेन्यू वहीं से आता है। पुणे आप खुद कह रहे हो कि 5 साल पुराना आईपीओ है, और पुराना हॉस्पिटल, सॉरी। तो इसका डिपेंडेंस कम करने के लिए पुणे और इंदौर का थ्रस्ट बढ़ाओगे, क्योंकि वाई बेसिस पे थाने जो इंदौर है वहाँ पे आपने अच्छी ऑक्यूपेंसीज ऐड की थी, तो क्या उसको और एक्सपेंड करते हुए देखेंगे हम गोइंग फॉरवर्ड? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा थॉट ये है कि हम जितनी भी हॉस्पिटल बनाएं वो सभी फ्लैगशिप हो, वो सभी हॉस्पिटल्स अपने आप में सिमिलर लेवल ऑफ क्लिनिकल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अचीव करने के लायक हो। तो जैसे ही पुणे और इंदौर की हॉस्पिटल्स भी मैच्योरिटी स्टेज पे आ जाएंगी, आइडियल आउटकम हमारा ये होगा कि तीनों जगह से सिमिलर आउटकम्स मिले। गोइंग फॉरवर्ड, डोंबिवली हॉस्पिटल जो आप फर्दर ऐड कर रहे हो, इसका कंस्ट्रक्शन अभी अप्रैल में शायद शुरू हुआ था, तो ये कब तक कंप्लीट होगा? क्या एक्सपेक्टेशन आप इससे लेकर चलोगे? क्या एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड की एक्सपेक्टेशन आपकी है? कब तक इसको स्टार्ट होता है हम देखेंगे? किन एरियाज को ये केटर करेगा? डोंबिवली का अगर आप ज्योग्राफी देखें तो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, लार्ज रेजिडेंशियल कम्युनिटीज़ हैं। उसके आसपास के 4-5 सबब अगर आप देख लें, डोंबिवली, कल्याण, उल्लासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर, ये सब सबब्स जो हैं ये सब मिला करके 20-25 लाख की करीब पॉपुलेशन होगी और कोई सीरियस हेल्थ ऑप्शंस नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ पे एक जो नीड है वो हमें काफ़ी ज़्यादा लगी कम्युनिटी में, एंड फॉर दैट रीज़न वो जगह को हमने चुना। कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है 500 बेड की हॉस्पिटल का, 2 से 3 साल के बीच लगेंगे कंस्ट्रक्शन पूरा करके उसको शुरू करने में। जहाँ तक कि रेवेन्यूज़ की बात आती है, क्योंकि डोंबिवली भी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में ही है, तो जैसे कि थाना है, तो हम सोचते हैं कि सिमिलर काइंड ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की आशा हम रख सकते हैं। ओके सर, जो कंपनी से इंस्टीट्यूशनल स्पेस का रेवेन्यू है वो बहुत मिनिमल है अभी। पहला, आप उसको बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो? दूसरा, क्योंकि मेडिकल टूरिज्म का एक बड़ा हिस्सा इंडिया में आने लग गया है और वो मैक्स जैसे प्लेयर्स के लिए बड़ा रेवेन्यू जनरेट भी करता है, आप इसके लिए क्या काम कर रहे हो? नहीं, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं उस पर हमारा फोकस नहीं है। आई एम अंडरस्टैंडिंग कि इंस्टीट्यूशनल स्पेस से आपका तात्पर्य है कि गवर्नमेंट रेवेन्यू, तो गवर्नमेंट स्कीम्स पे हमारा फोकस नहीं है और गवर्नमेंट स्कीम्स का रेवेन्यू जैसे आपने बताया ऑलमोस्ट ज़ीरो है। सिमिलरली मेडिकल टूरिज्म का रेवेन्यू भी हमारा बहुत कम है, क्योंकि हमारा उस पर ज़्यादा फोकस नहीं है। हमारा ये सोचना है कि हेल्थ केयर जो है वो एक हाइपर लोकल सर्विस है। आप खुद भी यदि हॉस्पिटल में जाना चाहें तो आप चाहेंगे कि करीब आधे घंटे में आप ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल पहुंच जाएं। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल तभी तक हो पाता है जब तक लोगों के घर के पास सुविधा नहीं होती।
तो इस चीज़ पर बेट करना कि कुछ इलाके हमेशा ही पिछड़े रह जाएंगे और वो हमेशा ही हमारे पास आते रहेंगे, वो बेट करने की हमारी इच्छा नहीं है। हमारा ये सोचना है जो डेंस रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारी पूरी कैपेसिटी जस्टिफाई हो जाए वहीं पर जाएं और वही लोकल एरियाज़ को सर्व करें। अच्छा, एक और चीज़ सर, आप क्योंकि डेंस एरियाज़ की बात कर रहे हैं तो कहीं ये भी मैंने पढ़ा था कि 2500 के आसपास के नए बेड्स आप ऐड करने की सोच रहे हैं इन माइक्रो मार्केट्स गोइंग फॉरवर्ड। सो मैं यही मान के चलूँ कि जो भी नए बेड्स आप ऐड करोगे ये इन्हीं तरह की मार्केट्स के अंदर ही आप फर्दर ऐड करोगे? बिल्कुल, क्योंकि हेल्थ केयर क्या है, वो एक कम्युनिटी सर्विस है और लोग जब बीमार होते हैं तो हिंदुस्तान का कल्चर भी ऐसा है कि एक पेशेंट जब बीमार होता है तो उसकी फैमिली भी उसके साथ जुड़ी रहती है, उन्हें भी विजिट करना होता है हॉस्पिटल्स में। तो घर के पास जितनी सेवा हो उतना बेटर है। सो वी प्रेफर कि जो डेंस कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे फैसिलिटी कम है और नीड ज़्यादा है उनको पहले सर्व करें। तो वेस्ट से बाहर कहीं कुछ निकलेंगे भी आप? करंट थॉट इज़ के वेस्ट में ही फोकस करें क्योंकि नॉर्थ और साउथ में ऑलरेडी काफ़ी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। वेस्ट लैग बिहाइंड कर रहा है और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी वेस्ट की अच्छी है, तो हम सोचते हैं इसी को एक्सप्लोर करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित सर, समय दिया आपने, हमारे साथ आज मौजूद रहे, स्टूडियो में आप आए और बेस्ट ऑफ लक आपके आईपीओ के लिए। करीब आज से खुल रहा है, फिर से आप एक डिटेल देख लीजिए कि आज से खुल रहा है 8 सितंबर तक के लिए 695 से 735 रुपये पर शेयर और रिसेंटली कंपनी 125 करोड़ रुपए के आसपास एंकर इन्वेस्टर से भी जुटाए हैं। तो ये सब डिटेल्स आप देख पा रहे हो, मैनेजमेंट को भी आपने अभी सुना। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बेस्ट ऑफ लक आपके आईपीओ के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे बाजार पर बातचीत जारी रखते हैं। आप देख रहे खिलाड़ी नंबर 1 और बाजार बिल्कुल फ्लैट है। निफ्टी करीब 2 अंक नीचे, सेंसेक्स करीब 47 अंक नीचे, निफ्टी बैंक करीब 60 अंक नीचे। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप अभी हरे निशान में अच्छी तेजी के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। आशीष सर, कोई मन में बदलाव, कोई इच्छा अभी आपको देने की कॉल या फिर सेकंड हाफ के वेट करेंगे आप? नहीं, फिलहाल तो थोड़ा सा वेट करेंगे एक बार और सेकंड हाफ में कॉल लेंगे। चलिए, तो आशीष सर सेकंड हाफ में कॉल देंगे, लेकिन एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जो है वो आपकी स्क्रीन पर जरूर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। शुरुआत करते हैं स्वाति के पोर्टफोलियो के साथ, जहां पर निपॉन इंडिया लाइफ को वो अपना ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं 340 रुपए के टारगेट्स के लिए। बायोकॉन 295 के टारगेट्स के लिए एग्जिस्टिंग कॉल है। KRBL एक नया एडिशन है, करीब 435 रुपए के टारगेट्स के लिए 397 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करने चलने की राय है। इसके अलावा कॉन्ट्रीब्यूशन वाइज KRBL 4.5% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अब उनको दे रहा है, बायोकॉन 0.5% और निपॉन इंडिया करीब 1% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहां से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आशीष का पोर्टफोलियो, एक कॉल का स्कोप उनके पास है। एफएल इंडिया उनका एडिशन है, 12 से 40 के टारगेट्स के लिए 1095 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर चलने की राय है और जो कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे एफएल इंडिया सो फार कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा जो तीसरी कॉल है, वो तीसरा पोर्टफोलियो वो है जतिन गेडिया का। मैक्रोटेक उनका ऑलरेडी होल्ड है, एस्ट्रा डीएम होल्ड है और IGL नया एडिशन है 500 रुपये के टारगेट्स के लिए 459 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर रखने की राय उनकी तरफ से दी गई है। कंट्रीब्यूशन वाइज मैक्रोटेक करीब 2.5% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, एस्ट्रा डीएम फ्लैट टू नेगेटिव, IGL फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर सो फार कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तीनों खिलाड़ियों का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर आएगा। स्वाति होटकर 20% के पॉजिटिव रिटर्न पे जो KRBL का इम्पैक्ट है, आशीष के 7% का पॉजिटिव रिटर्न और जतिन गेडिया 5.5% का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन आशीष जी के पास अभी भी एक कॉल का स्कोप बाकी है जो कि सेकंड हाफ में यूज़ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए। मार्केट्स बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप की जो रैली है वो बरकरार है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कमोडिटीज मार्केट के अपडेट जानेंगे।